हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस की। आई गेस आप लोगों ने होमवर्क अपना कर लिया होगा। जो लिस्ट मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के लिए बनाने के लिए दी थी वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया पहला, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए। इस डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर प्लेट आपको दे रखी है जिसकी लेंथ आपको एल दी है। ठीक है। बोला गया कि हाफ ऑफ विच इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी D1। ये जो पार्ट है डेंसिटी D1 का है और अदर हाफ डेंसिटी D2, ये डेंसिटी D2 का है। डेंसिटी का डिफरेंस की वजह से क्या हो गया, मास डिफरेंट हो जाएंगे। बोला गया कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन O इज। अब देखिए ओरिजिन जो है वो यहाँ सेंटर में दे रखा है, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इसी लाइन पे होगा। तो हमें बस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो यहीं पे है, जीरो होगा। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आता है लेट्स से, तो ये y कोऑर्डिनेट तो उसका जीरो ही होगा। x कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें इन दोनों का मास निकालना पड़ेगा। और मास, क्योंकि आपको रेक्टेंगुलर प्लेट दी है, प्लेट मतलब एक एरिया हम निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम तो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट एरिया आपको दे रखा है, तो बस हम m1 लिखेंगे। m1 आपका हो जाएगा ये एरिया इंटू डेंसिटी। एरिया इज L/2 इंटू लेंथ, आप कुछ भी ले लीजिए। लेट्स से दिस लेंथ इज t, ऐसा मान लेते हैं। L/2 इंटू टी, ये हो गया इसका एरिया इंटू डेंसिटी D1, ये आ जाएगा। प्लस, सॉरी m1 हो गया। m2 अगर निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी एरिया सेम है L/2 इंटू टी इंटू D2, ये इसका एरिया हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। ठीक है। अब क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का। तो हमें पहले इन दो ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा। ये दोनों एक एक रेक्टेंगल हैं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास ठीक यहाँ पे, और ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास ठीक यहाँ पे। ये डिस्टेंस कितनी कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/4 की बात। और अगर ये डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक की देखूं तो ये कितनी हो जाएगी, 3L/4, क्योंकि L/2 प्लस L/4 वो आगे होगी, तो 3L/4 ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो बस आपके पास अब सिस्टम ऐसा है कि एक मास यहाँ रखा है m1, दूसरा मास यहाँ रखा है m2, ये ओरिजिन है। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास। लेट्स से सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। ये डिस्टेंस आपको पता है x1 विच इज L/4। ये डिस्टेंस x2 भी आपको पता है 3L/4। xcm कैलकुलेट करना है, क्या आराम से निकाला जा सकता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, करते हैं। m1 अगर लिखा जाएगा तो देखो L/2 इंटू टी इंटू D1, ये तो हो गया m1। x1 है यहाँ से L/4 प्लस m2 x2। m2 अगर देखें तो अगेन L/2 इंटू टी इंटू D2 इंटू x2 इज 3L/4। अब नीचे भी यही चीज आएंगी m1 प्लस m2 में, L/2 इंटू टी इंटू D1 प्लस L/2 इंटू टी इंटू D2। इसलिए आप शुरू में एज्यूम करने में कोई परेशानी मत समझिए। हमने यहाँ टी एज्यूम कर लिया क्योंकि देखिए सब जगह से टी कैंसिल हो रहा है, सब जगह से L/2 कैंसिल हो रहा है ना। तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा xcm इक्वल टू, एल कॉमन लेते हैं, L/4 कॉमन लेते हैं, तो L/4 ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर बचा इधर से D1, इधर से बचा 3D2 डिवाइडेड बाय, इधर से अगर L/2 T सब कैंसिल हो ही गए थे, तो आपके पास नीचे बचेगा D1 प्लस D2। यहाँ इससे जो आंसर आपको मिल रहा है देख लीजिए कौन सा है, D1 प्लस 3D2 L/4 D1 प्लस D2, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर बन रहा है। क्लियर बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन आई गेस आप कर सकते हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है। पहले मास कैलकुलेट करना है, अलग अलग तरीकों से हो सकता है वो। यहाँ पे डेंसिटी दे रखी थी, कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको देते हैं एक डिस्क है, डिस्क में से कोई पोर्शन काट लिया, जैसे हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था। तो उसमें आपको बोला गया कि भाई कटे हुए, तो उसमें से आपको पहले कटे हुए पोर्शन का मास अलग निकालना पड़ेगा, बचे हुए का मास अलग निकालना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखा है उसके हिसाब से आपको पहले मास कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद फिर आपको उनकी पोजीशंस देखनी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ है, उन पे उन मासेस को उठा के रख दो पॉइंट मास की तरफ, जैसा हमने यहाँ बनाया। और उसके बाद फिर दो मास सिस्टम का, टू मास सिस्टम का क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट काटा होता तो माइनस कर देते, अगर दो मास रखे हुए हैं तो
प्लस वाला साइन तो चल ही रहा है हमारा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ऐसी एक शेप दे रखी है, पूछा इसके लिए बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ है। ओ से पूछा गया आपका सेंटर ऑफ मास। तो इसमें हमें देख पा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं है। भाई हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर अगर चेक किया जाए, एक लाइन बनाते हैं ओ से निकलती हुई, तो इस तरफ जो जो मास है वो इस तरफ नहीं है, तो मतलब ये एग्जैक्ट सिमेट्रिकल नहीं है। इसके लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही निकालने पड़ेंगे। ये बात तो क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो एरियाज दिख रहे हैं उन्हें आप अलग अलग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट दीजिए। क्या क्या रेक्टेंगल्स हो सकते हैं यहाँ पे, तो आप चाहें तो इसे एक रेक्टेंगल ये मान लें ऊपर वाला, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल चाहें तो आप ये मान लें, दिस इज अनदर रेक्टेंगल। और तीसरा रेक्टेंगल आप ये बीच वाला मान सकते हैं, ये रेक्टेंगल। अब यहाँ तीन रेक्टेंगल्स हैं, इन तीनों रेक्टेंगल्स का पहले मास निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इन तीनों के लिए हमें x1 x2 y1 y x1 y1 x2 y2 x3 y3 मतलब इनके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम फाइनल अपना आंसर बताएंगे। क्लियर है। तो अगर मैं एरिया वन की बात करूं, अब देखो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अगर पूरा ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो डेंसिटी तो सेम है। जब डेंसिटी सेम है तो मैं मास को लिख सकता हूँ एरिया इंटू डेंसिटी, ये लिखा जा सकता है। अब सोचो आप जो फॉर्मूला बनाते हो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, टेन सब जगह से डेंसिटी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगी कॉमन आके। यस। तो कुल मिला के हम सीधा डेंसिटी ना लिख के एरिया की टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर सबकी डेंसिटी सेम है तो m1 a1 इस तरीके से भी मास की टर्म में ना लिख के एरिया की टर्म में भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है फॉर एक्सीएम, अगर डेंसिटी सबकी सेम है तो जबरदस्ती हमें मास निकालने की जरूरत नहीं है, बस एरिया आप लिख के भी यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर वन के लिए बात करें सबसे पहले, तो वन, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। ये बात तो हमें क्लियर है। आपको ओरिजिन जहां दे रखा है उसे अपन हाईलाइट कर लेते हैं। जो आपको ओरिजिन दे रखा है वो ये है, वो यहाँ से आपकी बनेगी एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ बनेगा आपका वाई एक्सिस। क्लियर है। ये एक्स और वाई एक्सिस आपके इस तरीके से बन रहे हैं। अब इनके हिसाब से अपने को एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हर एक सेंटर मास का लिखना है। ओके। तो ये आपका x1 y1 है वन के लिए। तो चलिए पहले वन का एरिया लिख लेते हैं। वन का एरिया कितना है आप साफ साफ देख पा रहे हैं। वन का एरिया इज a1 इज गिवन बाय 10 इंटू 2। देख रहे हैं रेक्टेंगल है, इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर ये है। इसके लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ x1 y1, तो क्या क्या बनेगा। x1 एक्स एक्सिस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है, कुछ नहीं, जीरो है, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, देख पा रहे हैं। y एक्सिस पे इसको मैं पॉइंट अगर वन दे दूं नाम, ये पॉइंट टू है और ये पॉइंट थ्री है। ठीक है। तो वन y एक्सिस पे है, इसका x जीरो होगा, और इसके लिए अगर y1 देखा जाए तो वो कितनी हाइट पे है, 10 प्लस वन माइनस वन, ऐसा है ये 10 मीटर्स की हाइट पे ही है। देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 है, इधर से इधर तक 10 मीटर्स, और ऊपर आधा ले लेंगे तो टू का हाफ इज वन, टोटल 11 है। बट जो ओरिजिन है वो ऑलरेडी 1 मीटर ऊपर है यहाँ बेस से, तो ये वन हटाना पड़ेगा हमें, ओरिजिन से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर्स और आधा ऊपर और ले लेंगे, तो 9 + 1 10 मीटर्स, ये हो जाएगा आपका y1। y1 मिल गया, इसके लिए कंप्लीट हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो इसके लिए देखते हैं a2, वो कहाँ पे है। तो a2 एरिया कितना है पहले तो ये देखो, ये आपका एरिया बन रहा है, देखिए ऊपर ये है टोटल 10 मीटर्स की लेंथ, तो ये 4 और ये 4, तो बचा कितना, ये 2 बचा आपका। तो विड्थ तो हो गई इसकी 2। इसकी हाइट कितनी है, तो भाई ये 2 हटा दो और ये 2 हटा दो, सॉरी उसको तो जरूरत नहीं है, ये 2 हटा दो। टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है, उसमें से अगर ये 2 हटा दिया गया तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक 8। ठीक है। तो 8/2 ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसका एरिया हो गया 8/2, 16 मीटर स्क्वायर। इसके लिए अगर x2 y2 लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, x2 अगेन ये भी y एक्सिस पे है, जीरो हो जाएगा,
और y2 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा यहाँ से अपने को गिनना है। तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक है 10, उसमें से आप ये तो हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए या ये 2 हटा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, ये 8। इस 8 का हाफ मतलब ये हो गया 4, और यहाँ से आपको ओरिजिन से गिनना है विच इज 5। तो 5 इसका हो जाएगा टोटल y2, 5 मीटर्स। ऐसे ही आप अगर थर्ड की बात करें तो A3 अगर हम देखें जो नीचे है उसका एरिया, इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, इसकी टोटल विड्थ, बेसिकली अगर टोटल विड्थ देखो तो ये 10 मीटर से ऊपर से इसमें से 4 हटा दें तो ये वाली विड्थ बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये विड्थ इसकी भी है। तो इसकी ये जो विड्थ है वो तो 6 हो गई, और इसकी जो हाइट है वो 2 ऑलरेडी दे रखी है। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा 6 इंटू 2, 12 मीटर स्क्वायर। इसके लिए अगर x1 x3 y3 देखें, x3 आपको मिल रहा है, देखो कितना, ये x एक्सिस पे ही है, तो x आपको मिलेगा इसमें कहाँ पे होगा, ये जो टोटल विड्थ आपने देखी यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल विड्थ आपको मिली 6 मीटर्स के बराबर। यहाँ से यहाँ तक विड्थ इज 6 मीटर, उसका हाफ 3 मीटर पे होगा अपना ये। अब वो 3 मीटर है यहाँ से, आपको निकालना है यहाँ से, तो ये होगा ऑलरेडी 2, क्योंकि 1 पीछे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो एक्स इसका हो जाएगा 2 मीटर्स। अब देखो ये तो सारी बातें आप ऑलरेडी कई बार से करते आ रहे हैं, ग्राफ में आप कई बार कर चुके हैं, ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपने हिसाब से। y3 अगर देखा जाए तो इसके लिए क्योंकि x एक्सिस पे है तो y इसका 0 हो जाएगा। सारी चीजें आप आपके सामने हैं, आपको xcm निकालना है अगर, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। ऐसा अगर ycm निकालेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। क्लियर, ये फॉर्मूला आपके यूज हो जाएंगे। सारी वैल्यूज पता है आपको, आप रखेंगे यहाँ पे और अपना आंसर बताएंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है भैया, ये यूनिफॉर्म कोन ऊपर दे रखा है, सॉलिड कोन है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऑफ बेस रेडियस r इज जॉइंट टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर, नीचे जो हेमिस्फीयर है वो भी सॉलिड है, यूनिफॉर्म है, ऑफ रेडियस r एंड ऑफ द सेम डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी भी आपको सेम यहाँ पे गिवन है, सो एज टू हैव अ कॉमन फेस, ये इनका जो फेस है ये कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट सॉलिड लाइज ऑन द कॉमन फेस, ओके ये भी बोल दिया कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई करता है। पूछा गया आपसे द हाइट ऑफ द कोन इज h, आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं। क्या करना चाहिए, पहले दोनों के मासेस लिखने हैं, उसने बोला है कि दोनों की डेंसिटी सेम है, ऐसा उसने बोल दिया, ठीक। दूसरी बात इसने बोली कि भाई इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो इनके कॉमन फेस पे लाई करता है, मतलब यहाँ पे लाई करता है, ये भी इसने बोल रखा है। यहां से मैं एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं ओरिजिन ये ले लूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अगर मैं इसी का ओरिजिन ले लूं तो मुझे एक फायदा मिल जाएगा, वो ये कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 0,0 पे है ना। तो इसका फायदा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास 0,0 पे रखने का फायदा कि आपकी जो इक्वेशन बनती है, आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें एक टर्म हो जाएगी 0, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओरिजिन को ले लिया सेंटर ऑफ मास, ये यहाँ पे अपने को पता है, और ये तो हम जानते ही हैं क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है, सिमेट्रिक है। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, इधर उधर एक्स में तो कहीं जाने से वो रहा है ना, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है तो वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो कुल मिला के हमें बस वाई सेंटर ऑफ मास देखना है, एक्स तो वो 0 ही है ना। वाई सेंटर ऑफ मास भी यहाँ 0 दे रखा है, उसका फॉर्मूला में लिखना है। उसके लिए पहले इन दोनों का मास और इन दोनों के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये हमें चाहिए, ठीक है। सॉलिड के लिए क्या फॉर्मूलाज थे, क्या ये फॉर्मूलाज हमने देखे थे, क्या क्या फॉर्मूलाज थे इसमें, अगर सॉलिड कोन है तो उसके लिए बेस से h/4 हाइट पे ही होता था, और अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसके बेस से 3r/8 हाइट पे ही होता था, ठीक है।
तो ये दो चीजें हमें यूज करनी है, h/4 और 3r/8। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो मतलब ऊपर जो कोन है इसके लिए अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लिखना चाहूँ तो वो आएगा कहीं यहाँ पे, दिस इज h/4 हाइट। क्लियर बात। अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो यहाँ से मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ आएगा, और ये जो हाइट मिलेगी आपको ये होगी 3r/8 के बराबर। ये भी पता है, बेस से था दोनों, तो हेमिस्फीयर इस बार उल्टा रखा है, जो हमारे उस डायग्राम में था टेबल में उससे उल्टा है, तो हमें तो बेस से देखना होता है, हमेशा सेंटर से देखना होता है। तो सेंटर से 3r/8 हाइट पे ये हो गया, और वो कोण h/4 पे हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करें, मास लिखें दोनों का। तो मास लिखते हैं, अगर ये m1 है तो हमें पता है कि क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है तो मैं मास में डेंसिटी ना लिख के सीधा सीधा वॉल्यूम लिख सकता हूँ, है ना। जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में एरिया लिखा था वैसे यहाँ पे वॉल्यूम लिखा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो डेंसिटी ऊपर नीचे कैंसिल होने वाली है, सीधा सीधा अपना काम वॉल्यूम से चल जाएगा। वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। और ऐसे ही अगर मैं इसके लिए वॉल्यूम लिखूं तो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, बस अब आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है। दो मासेस हैं तो मास बना दीजिए दोनों। एक मास m1 यहाँ रखा हुआ है, एक मास m2 यहाँ रखा हुआ है। ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन आपको गिवन है ऑलरेडी। डिस्टेंसेस आपको पता है, ये जो है h/4 है, तो इसके लिए y1 हो गया h/4। इसके लिए भी अपने को पता है, ये है 3r/8, ये आपका हो गया y2। सब चीजें अब आपको पता है, फॉर्मूला लिखना है, YCM इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। तो क्या करें, आंसर बताइए जल्दी से, कैसे लिखा जाएगा। m1 m1 इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h इंटू y1 इज h/4 डिवाइड माइनस, माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो y चल रहा है वो नीचे की तरफ चल रहा है ना। आपने ओरिजिन जो माना है वो सेंटर ऑफ मास पे माना, जो हेमिस्फेयर है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। भैया ये है एक्स एक्सिस, इससे ऊपर चलोगे तो y पॉजिटिव आएगा, इससे नीचे चलोगे तो y नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, आप प्लस लिखिए भलाई, पर y जब लिखेंगे तो उसमें माइनस साइन आ जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, y की जगह आएगा -3r/8। क्लियर बात, y में माइनस आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अभी m1 प्लस m2 ऐसा ही रख दो, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्वल टू होने वाला है जीरो के, क्योंकि y सेंटर ऑफ मास है जीरो। तो ये m1 प्लस m2 जीरो में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, बचेगा आपके पास ये सारी चीजें। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, कितना आ रहा है देखिए, 1/3 तो हो जाएगा 1/12 पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस, इधर से अगर देखें तो 3 कैंसिल, इधर आ रहा है 1/2 पाई आर पावर 4 इक्वल टू जीरो। ये आपके पास बन रहा है। यहाँ से आपको h कैलकुलेट करना है, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बच रहा है 1/6 एच स्क्वायर इक्वल टू, इधर आएगा आर स्क्वायर। फाइनल आंसर आएगा h इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू r²/6, h इक्वल टू r/√6। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, सॉरी r√6, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, तो r√6 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, h इक्वल टू r√6। कोई दिक्कत, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होती है, पहले कोऑर्डिनेट निकालो, मास निकालो, फिर फॉर्मूला में रखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है, बट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं अगर पूछे गए तो। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। चलिए बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में, और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, और हमें अक्सर इस क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट लगाना हम भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं वहां तक। शुरू करते हैं पहले मैथमेटिकल एनालिसिस का। हमने बोला था कि भैया अगर हमें पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो हम करेंगे m1 r1
प्लस m2r2 प्लस m3r3 ऐसा चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसा जितने भी पार्टिकल्स अलग अलग हैं उनकी पोजीशन r1 r2 r3 और मास को मिला के हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना। ये बात हम कर चुके थे ऑलरेडी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ तो क्या मिलेगा, देखो इधर डिफरेंशिएट करूंगा तो मिलेगा d बाई डी टी ऑफ r1 प्लस d बाई डी टी ऑफ r2। मासेस तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा पोजीशन का। इस तरीके से डिफरेंशिएशन चलेगा ये। इसको अगर सॉल्व करें तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन पोजीशन, इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो यहाँ से मुझे मिलेगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो velocity of center of mass is given by m1 into velocity of particle 1 plus m2 into velocity of particle 2 plus m3 into velocity of particle 3। अब ये ऐसा एल्जेब्रिक सम नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोजीशन होती है वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगी। तो ध्यान रखना है ये सब वेक्टोरिकली एडिशन होगा। कैसे एडिशन होगा, सब वेक्टर एडिशन सभी के यहाँ पे होंगे। क्लियर है बात। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्की बात। अगर आपसे बोला गया कि बताइए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये आपसे पूछा गया कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में बताइए। कुल मिला के आपसे ये पूछा गया ना कि रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास बताइए। तो सीधा सा हिसाब है, रिलेटिव वेलोसिटी में लिखनी आती है तो कोई भी पार्टिकल लेट्स से 1 ले लेते हैं हम। तो इसके लिए मैं v डैश लिखता हूँ, v डैश इज वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात हम आराम से जानते हैं, कोई इसमें खास बात नहीं, किया जा सकता है। आगे से चीजें यूज करेंगे इसलिए मैं अभी से आपको ये सारी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये नीचे जो लिखा हुआ है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये है क्या बेसिकली, दिस m1 प्लस m2 प्लस m3 सब मिला के अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, उन सब का मास मिला दो तो नथिंग बट टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ये बात क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन हमने अभी लिखी, क्या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर इसको मैं लिख लूं कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो मैं अभी जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है उसे ऐसा लिखा जा सकता है m इंटू वी सी एम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ऐसा चलता रहेगा। कहाँ से इक्वेशन, यहाँ से। इस पूरी जो नीचे वाली टर्म है इसको मैंने कैपिटल M लिखा और इसे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके वजह से मुझे ये इक्वेशन मिल गई m इंटू वी सी एम इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, ऐसा ही चलता रहेगा आगे। और ध्यान से देखिए तो दिस इज नथिंग बट m इंटू वी सी एम इज इक्वल टू व्हाट इज m1 v1, क्या ये मोमेंटम है फर्स्ट पार्टिकल का, m2 v2 मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट p1, दिस इज नथिंग बट p2 प्लस ऐसे सारे पार्टिकल्स के लिए। तो यहाँ से एक बात और समझ में आई कि भाई जो मोमेंटम ऐड आप कर रहे हैं सभी का, क्या वो सब कुछ मिल के आपको सिस्टम का मोमेंटम मिल रहा है। यस। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो आप टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास करके निकाल सकते हैं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि अगर आपको एक सिस्टम का मोमेंटम निकालना है जिसमें बहुत सारे मासेस हैं तो आप सबके लिए अलग 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 करके ऐड करेंगे, एक तरीका तो ये है। या फिर हमें सबकी वेलोसिटीज नहीं पता लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है, तो बहुत आसान सा तरीका, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में टोटल मास को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। मुझे सबके लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए इसे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम of a system of particles is equal to the product of
mass of the system with velocity of its center of mass। क्लियर बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सिस्टम का मोमेंटम निकालना है तो आप सिस्टम का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम से सीधा सीधा निकाल सकते हैं। ठीक है बात? अब यहाँ सोचो कि अगर ऐसा हो, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है आपके पास, अगर ऐसा बोल दिया गया कि इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, तो सोचो क्या होगा? क्या टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी जीरो हो जाएगा? यस, अगर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज जीरो तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, टोटल मोमेंटम भी जीरो होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में मैं सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वो हमेशा मोमेंटम जीरो मिलने वाला है, क्योंकि आप जिस फ्रेम में बैठे होते हैं उसे रेस्ट पे मानते हैं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में बैठा हूँ तो मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। और अगर ऐसा है तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी उस फ्रेम से जीरो है, इसीलिए ऐसी फ्रेम को जीरो मोमेंटम फ्रेम भी कहते हैं। तो लिख सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम is also called as zero momentum reference frame। ठीक है, समझ में आया जीरो मोमेंटम क्यों इसको बोला? क्योंकि जिस फ्रेम में है उस फ्रेम के हिसाब से वेलोसिटी जीरो होने वाली है, और वेलोसिटी अगर जीरो है तो वीसीएम जीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाली रेफरेंस फ्रेम है। और उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना चाहूँ, इसी इक्वेशन को मैं एक बार फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ, तो अब देखो अब क्या करेंगे। मास तो हो गया कांस्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इधर आएगा dp बाई डी टी। व्हाट इज dp बाई डी टी? पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है dp बाई डी टी? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर? नेट फोर्स भी कह सकते हैं इसे, एक्सटर्नल फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम की बात हो रही है उस पर इंटरनल फोर्सेस मिला के जीरो हो जाते हैं। तो नेट फोर्स सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए ऐसा, m इक्वल टू dp बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल ऑन दी सिस्टम। यहाँ से ये इक्वेशन जो आपको रिड्यूस हो रही है वो कहाँ हो रही है? व्हाट इज d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन नथिंग बट एक्सेलरेशन। मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जो f इक्वल टू m है आप बेसिकली लिखते हैं, उसमें f जो है सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास का है। तो आपने जो एनएलएम में पढ़ा था वहां पे आपने हमेशा एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया था, और इसीलिए आपने कहीं भी सेंटर ऑफ मास वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पूरा पूरा एक साथ चलता था। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वही उसका हर एक पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होता था। रिजिड बॉडी हमने इसमें कंसिडर करी थी, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं थी, आपने कोई गलत नहीं पढ़ा, आपने बस कम पढ़ा था जिसके हिसाब से आपने सॉल्व किया था। अब हमने इसको पूरा पढ़ लिया कि अगर बहुत सारे मासेस एक साथ चल रहे हैं तो अगर सबका मुझे फोर्स निकालना है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम निकालना है, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। अगर वो मिल गया तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल गिव मी द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम, या नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये। क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है, लेकिन पढ़ते पढ़ते हमने इसको ऐसा नाम दे देते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की बात इसमें हमारे पास हो रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास अकॉर्डिंग टू इट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स as though all mass of the system is concentrated at it and all the external forces were applied to it। क्या लिखा गया? center of mass of the system moves as of all the mass of the system is concentrated
at it and all the external force were applied to it. क्लियर है? ये बात हम आराम से यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर पूरे सिस्टम का मास m है, कैपिटल M, तो हम उससे पूरे मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, उसका एक मास बना सकते हैं विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ मास, और उस पे वो सारा फोर्स हम लगा सकते हैं जो उस पूरे सिस्टम पे लग रहा है, और वहां से जो हमें इक्वेशन मिलके आती है, उसका जो मोशन मिलके आता है वो F इक्वल टू ma के हिसाब से हमें मिलके आता है। क्लियर बात? तो पूरे सिस्टम के लिए हम आराम से इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर सिस्टम पे 4-5 फोर्सेस लग रहे हैं तो हम सबका F एक्सटर्नल नेट फोर्स निकाल के उसको मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर कर सकते हैं। ठीक बात? चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं इस इक्वेशन से रिलेटेड। पहली बात ये कि अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स हो ही ना, F एक्सटर्नल अगर जीरो हो, किसी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो क्या होगा? यहाँ से होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर किसी का एक्सेलरेशन जीरो होता है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है? यस। तो मतलब उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। क्लियर है बात? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट रहेगी। तो लिख लीजिए बात कि अगर if no external force acts on a system, if no external force acts on a system, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि और रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो। नो एक्सटर्नल फोर्स मतलब या तो कोई फोर्स हो ही ना, या जितने भी लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, और रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, तो the velocity of its center of mass remains constant. The velocity of its center of mass remains constant. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअफेक्टेड बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस कोई चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कितने लग रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। ठीक है, so if the center of mass of a system is at rest, it will remain at rest unless acted on by an external force. और ये भी important बात है, if center of mass of a system is at rest, it will remain at rest unless acted by an external force. इंटरनल फोर्सेस कितने भी लग जाएं, उसका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगी, बिना एक्सटर्नल फोर्स के सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? पक्की बात? चलिए, इसी का सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमने बोला कि भाई एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और हमने ये भी बोला कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो मोमेंटम आप लिख रहे थे वो भी तो लिख रहे थे m इंटू VCM, तो क्या ये भी हो जाएगा कांस्टेंट? यस। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना? जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो बोल रहा है कि यहाँ से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तक पहुंच सकते हैं। जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात करा था लीनियर मोमेंटम के बारे में, वो आप यहाँ से आराम से सेंटर ऑफ मास के थ्रू भी पहुंच सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है या नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो उसके लिए जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बात? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है हमारे पास।
तो इसको मैं तीन तरीके से बता सकता हूँ कि किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स 0 है, जैसे आप एक गन और एक बुलेट का सिस्टम लीजिए, ठीक है। गन में बुलेट है, रखी हुई है। नेट अभी उनका अगर बात की जाए तो दोनों ही रेस्ट पे है, बुलेट भी और गन। इनका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। जैसे ये फायर हुई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये फायर हुआ। जैसे ये फायर हुआ, बुलेट चली आगे की तरफ, गन चली पीछे की तरफ। क्यों? क्या यहाँ से बात समझ में आई आपको कि एक आगे गया तो दूसरा पीछे जाएगा? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, एक्शन रिएक्शन। क्या ये सारी चीजें हम यहाँ से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए कैसे। जो गन और बुलेट सिस्टम था, अगर बुलेट आगे की तरफ चली तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो सेंटर ऑफ मास इनका था वो मूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी इनिशियल स्पीड थी 0। अंदर जब ये रखी हुई थी तो इनिशियल स्पीड थी पूरे सिस्टम की 0। अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी फाइनल स्पीड भी 0 होनी चाहिए? यस। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट जो इनिशियल 0 थी अभी भी 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहले इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो ये सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं रहेगा। बुलेट आगे की तरफ निकल जाएगी, आप चाहे तो उसको R2 बोल दीजिए, आप चाहे तो उसको R1 बोल दीजिए, कि ये अब इस पोजीशन पे आ गए हैं फायर करने के बाद। इसका मास अगर m है, इसका मास अगर कैपिटल M है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो वेलोस इसका सेंटर ऑफ मास जो था वो जहाँ पहले था वो अभी भी वही है। लिखा जा सकता है आराम से, m इंटू R1 प्लस स्मॉल m इंटू R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो है अभी भी 0। ठीक है बात। इसी को अगर मैं मोमेंटम की टर्म में लिखना है तो मैं मोमेंटम की टर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे? कि अगर इस गन की जो वेलोसिटी पीछे की तरफ है वो है कैपिटल V, इसका मास m है। इस बुलेट की जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ स्मॉल v, इसका मास स्मॉल m है। तो मैं यहाँ भी ये बात लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में अगर लिख रहे हैं अपन इन्हें, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, सेंटर ऑफ मास अभी भी यही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो हम लिखा जा सकता है कि m इंटू v प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे कितनी है? 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। और तीसरा, अगर मैं एक्शन रिएक्शन इसको बताऊं तो वो भी हम बात कर चुके हैं कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो अगर ये एक्शन है तो ये पीछे की तरफ होने वाला रिएक्शन है, और ये दोनों मिलके भी हम बता सकते हैं कि अगर एक्शन पे फोर्स आगे लगा तो रिएक्शन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। ये दोनों मिलके भी 0 है। ये दोनों फोर्सेस मिलके भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 होता है एक सिस्टम के लिए। ये तीन सिचुएशन जो आपके सामने आई हैं, यही क्वेश्चंस आपके सामने हमेशा बनते हैं। अब क्वेश्चन गन बुलेट से बन सकते हैं, बोट वाले बन सकते हैं, स्प्रिंग वाले बन सकते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस से बन सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इन तीन चीजों पे हमेशा बनते हैं। एक, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना। तीसरा, नेट इंटरनल फोर्स 0 होना। ये तीन क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमेशा इन पे बनेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर बात यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज आज एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन आपको कह रहा है ऐसा, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 and m2 separated by distance d are at rest initially। ठीक है भाई, दो मासेस बना दीजिए, ये m1 है, ये m2 है, separated by distance d are at rest initially। ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। आगे बोला गया, if they move towards each other under mutual interaction, दोनों एक दूसरे की तरफ चले अंडर म्यूचुअल इंटरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। वो फोर्स कैसा भी हो सकता है, जैसे आपने दो मैग्नेट्स पास में रख दी, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, या आपने दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पास पास रख दिया, दोनों आसपास बढ़ेंगे, या आपने दोनों को एक स्प्रिंग से बांध दिया तो दोनों आसपास चलेंगे। कोई भी फोर्स, दोनों म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ चले। तो आपसे पूछा गया, वेयर विल दे मीट। क्या पूछा आपसे? वेयर विल दे मीट। ठीक है बात, ये आपका क्वेश्चन है।
तो अपने को पता है कि इनिशियली अगर ये रेस्ट पे हैं, इनिशियली द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब लिखा जाएगा तो अगर m1 इंटू जीरो प्लस m2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो सब मिला के वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितनी आई आपके पास, जीरो। और क्योंकि यहाँ पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल जो है यहाँ पे जीरो है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। कांस्टेंट मतलब ये हमेशा जीरो रहने वाली है, क्योंकि इनिशियली ये जीरो थी, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स के वजह से चल रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस वो हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी टाइम पे अगर इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, किसी भी टाइम पे अगर ये v1 और v2 से चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ये v1 से चल रहा है लेट्स से, ये v2 से चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर मुझे लिखना है इस टाइम पे, तो लिखूंगा m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमेशा जीरो रहने वाला है। यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलता है which is m1v1 plus m2v2 equal to जीरो। ये ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके थे, या हम फिर से इसको लिख सकते हैं ऐसा। अगर मैं इसको वेलोसिटी को लिखूं चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, ऐसा लिखता हूं मैं, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो क्या लिखूंगा देखिए, ये हो जाएगा m1 डेल्टा r1 बाय डेल्टा t, ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस m2 डेल्टा r2 बाय डेल्टा t। चेंज इन पोजीशन दोनों की कितने कितने टाइम में हुआ, मिला के जीरो। डेल्टा t चला गया जीरो में, यहां से मिला m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब लेट्स से ये d1 डिस्टेंस चला, ये d2 डिस्टेंस चला, डेल्टा r1 को मैं लिख लेता हूँ d1, डेल्टा r2 को लिख लेता हूँ d2, इतना इतना डिस्टेंसेस ये दोनों चले। तो अपने को पता है कि डेल्टा r1 जो है वो हो जाएगा d1 और डेल्टा r2 जो है वो हो जाएगा माइनस d2। माइनस d2 क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। अब आप अभी तक तो वेक्टर साइन लगा के चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आप जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इसको माइनस d2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्शन हमें पता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ चले हैं। तो अगर d1 इस तरफ है तो d2 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको मैंने माइनस लगाया। ओके, यहाँ तक आप लिख लिया आपने। अब यहाँ से अगर आप बात करें तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल रहा है m1 d1 इक्वल टू m2 d2, ये आपको इक्वेशन यहाँ से मिल गई, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है, चलिए रख लेते हैं इसे। हमें पता है कि भाई ये जो पहले यहाँ यहाँ थे d डिस्टेंस पे, अब ये थोड़ा थोड़ा चल चुके हैं, एक दूसरे के पास थोड़ा सा आ चुके हैं। तो अगर ये चला था d2 डिस्टेंस और ये चला था d1 डिस्टेंस, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो क्या लिखा जा सकता है कि जब ये मिलेंगे, तो बेसिकली जब ये मिल गए यहाँ आके, इस टाइम पे अगर ये d1 डिस्टेंस चला और ये d2 डिस्टेंस चला, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि दिस d1 प्लस d2 इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस जो दोनों ने मिलकर कवर किया, विच इज d। ठीक है, कितना लिखा जाएगा इसको, ये दो इक्वेशन अपने पास है, इन दोनों से अगर मुझे लिखना है आराम से सकते हैं। d1 को आप लिखेंगे m2 इंटू डी, आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। d1 की जगह d माइनस d2 डालिए फर्स्ट इक्वेशन में, वहां से आप वैल्यू निकालिए। तो अब फाइनल आंसर बता रहा हूँ m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और जो d2 आप लिखेंगे वो लिखेंगे m1 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपकी इक्वेशंस बनेंगी। और ये इक्वेशंस आपने ध्यान हो तो पहले भी कहीं देखी है, कहाँ देखी है ऐसी इक्वेशंस, जब मैंने आपको बोला था कि आपको अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है पहले से, तो आप मास यूज करेंगे दूसरा वाला, अगर दूसरे से तो आप मास यूज करेंगे पहला वाला, याद है। तो दीज आर नथिंग बट डिस्टेंसेस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दीज टू पोजीशंस। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि ये d1 और d2 हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस को। तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे आके मिलेंगे, द पार्टिकल्स will meet at center of mass position। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर से मैं बताता हूँ पूरा, कि ये जो दो पार्टिकल्स थे आपने डिस्टेंसेस पे रखे थे d डिस्टेंस पे, जब ये मिलेंगे तो ये फाइनली मान लीजिए इस पोजीशन पे मिले,
ये पोजीशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी सेंटर ऑफ मास पोजीशन। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी वो शुरू में भी जीरो थी, बाद में भी जीरो रहेगी। मतलब सेंटर ऑफ मास शुरू में जहां था बाद में भी वहीं रहने वाला है, ये मूव नहीं करेगा। और अगर दोनों पार्टिकल्स मिल चुके हैं तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही मिल सकते हैं, तभी सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा और कोई पोजिशन नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन आते हैं इससे, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जैसा अभी हमने किया वैसे ही क्वेश्चन है, आगे और भी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।